नमस्ते दोस्तों। चलिए अब हम प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग के टिप्स को आगे समझते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बायस और वेरिएंस का क्या कॉन्सेप्ट है ये हमने एक बार पहले भी पढ़ा है, हम इसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे। रेगुलराइजेशन लगाया कैसे जाता है और उसके क्या यूटिलिटी हैं, ड्रॉप आउट क्या होता है, बैच नॉर्मलाइजेशन क्या है और वेट इनिशियलाइजेशन क्या है, हम इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो कई बार हम ये कहते हैं कि मॉडल ओवरफिट मार रहा है, या कई बार हम कहते हैं मॉडल अंडरफिट मार रहा है। तो ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का मतलब क्या होता है? ओवरफिटिंग तब होती है जब हम कहते हैं कि ट्रेनिंग के डेटा पे तो मॉडल बिल्कुल फिट हो गया और बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रहा है, लेकिन जब हम टेस्टिंग करते हैं तो वो मॉडल बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है और अब आप पाएंगे कि जब आप टेस्टिंग करने लगे तो टेस्टिंग के समय उसके मैट्रिक्स थोड़े पुअर हो गए, एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं आई, जबकि ट्रेनिंग के समय तो ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी दे रहा था। तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग के डेटा पे मॉडल ओवरफिट हो गया है और अब उसमें जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी नहीं रही है। इसको कई बार हम कहते हैं रोट लर्निंग कर ली है, या हम कहते हैं उसने सिर्फ ट्रेनिंग के डेटा को याद कर लिया है, लेकिन वो रिक्वायर्ड फीचर्स सीखा नहीं है जिनको यूज़ करके वो कि एक अननोन डेटा सैंपल्स पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमने लीनियर रिग्रेशन के समय भी समझा था। तो सपोज़ करिए कि आपका ग्राउंड ट्रुथ, तो ये आपका ऑरेंज कलर का एक साइनोसॉइडल जैसा कर्व जो दिख रहा है ये है। आपका ट्रेंड मॉडल जो है वो इन डॉट से जा रहा है। तो आपके डेटा पॉइंट्स क्या हैं? डेटा पॉइंट्स ये ब्लू वाले हैं, और आप ये देख रहे हैं कि जो आपने जब मॉडल को ट्रेन किया तो मॉडल एक्चुअली हर डेटा पॉइंट के थ्रू जा रहा है। जब ट्रेनिंग किया और उसके बाद एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल लर्न किया तो वो हर डेटा पॉइंट के थ्रू जा रहा है। तो वो यहाँ पर पीक ले रहा है, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, आप मेरा कर्सर भी देख पा रहे होंगे। तो वो हर डेटा पॉइंट को कोशिश कर रहा है मैं हर डेटा पॉइंट को कैप्चर कर लूँ। इसको आप कहेंगे कि अब हम ओवरफिट हो गया, क्योंकि अब हमारी डिसीजन बाउंड्री टेस्टिंग डेटा के लिए तो ये ब्लू कर्व हो गया, और ये ब्लू कर्व तो एक्चुअली हमारा ग्राउंड ट्रुथ डेटा के तो कर्व के क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हम टेस्ट डेटा यूज़ करेंगे तो ये उस पर पुअर परफॉर्म करने लगेगा। इसी तरह हो सकता है कि आपका टास्क जो था वो क्लासिफिकेशन का टास्क था, और क्लासिफिकेशन के टास्क में लेटर से कि हमारे 2 क्लासेस थीं, इस तरीके से स्कैटर्ड थीं, और हमारे पास, और जब हमने डिसीजन बाउंड्री लर्न करी तो डिसीजन बाउंड्री कुछ इस तरीके से लर्न हो गई, लेकिन एक्चुअली कुछ डेटा सैंपल्स यहाँ पर भी बैठे थे। तो अगर इस तरीके से डिसीजन बाउंड्री लर्न होती तो ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी 100% नहीं आती, लेकिन हो सकता है कि ये जो बाकी के ये जो सैंपल्स हैं ये आउटलायर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन हो सकता है आप ये कहें कि नहीं नहीं, हमने तो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया है, और वो न्यूरल नेटवर्क, एक मैं डिफरेंट कलर से लेती हूँ, कि वो न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरह की डिसीजन बाउंड्री लर्न कर जाए। अब क्या होगा? ये अगर आउटलायर्स थे तो जिस समय आप इसकी अपने मॉडल की टेस्टिंग करने लगेंगे तो हो सकता है आपके कुछ सैंपल्स यहाँ पर आ जाएं जो कि अब रॉन्गली क्लासीफाई होंगे, क्योंकि आपकी डिसीजन बाउंड्री आपके आउटलायर्स को देखते हुए ऑल्टर हो गई थी। तो आपने डेटा पे, ट्रेनिंग डेटा पे ओवरफिट मार दिया था। तो ये एक ओवरफिटिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब है डिप्लॉयड मॉडल उतनी एक्यूरेसी से काम नहीं करेगा जितनी एक्यूरेसी से उसे करना चाहिए था। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको देखते हैं। अराइजेज जब मॉडल कैप्चर्स नॉइज़ और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये एक तरीके से आउटलायर्स थे, या हो सकता है नॉइज़ी डेटा आ गया तो उसने उसके हिसाब से मॉडल को फिट कर लिया।
caused by a model that is actually too complex, जो आप देख भी पा रहे हैं। इस बाउंड्री को, एक लीनियर बाउंड्री को लर्न करने के लिए शायद सिंपल मॉडल चाहिए था, लेकिन इस तरह की ये जो कर्व्ड बाउंड्री है, इसका मतलब है मेरा मॉडल कॉम्प्लेक्स होता चला गया। तो हम मॉडल को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिए ताकि वो ट्रेनिंग डेटा पे बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए और उसकी एक्यूरेसी देने लगे, लेकिन वो हो सकता है ओवरफिट हो जाए। So caused by a model that is too complex using too many features, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम regularization जैसे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। Results in good performance on the training data but poor performance on unseen data। तो ओवरफिटेड मॉडल जो हैं वो बहुत हाई वेरिएंस भी डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि वो अब सेंसिटिव हो जाते हैं टू स्पेसिफिक ट्रेनिंग डेटा। तो ये ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है। और ओवरफिटिंग में अगर हम सपोज़ करिए कि हमने न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल था और न्यूरल नेटवर्क के मॉडल पे हम ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको याद होगा हम कहते हैं कि हम लॉस वर्सेस ईपॉक को प्लॉट करते हैं। तो ट्रेनिंग डेटा का हो सकता है लॉस वर्सेस ईपॉक का ग्राफ ऐसे आ रहा है और बहुत नीचे चला गया, लेकिन हो सकता है ओवरफिट हो रहा था। जब आपने अपने टेस्ट डेटा को लिया, वो वेल डेटा को लिया और वेल डेटा पे बनाना शुरू किया, तो हो सकता है वेल डेटा का भी हर इपॉक पे देखना शुरू किया तो बहुत फ्लक्चुएशन मार रहा है, और वो हो सकता है इतने ऊपर जा ही ना रहा हो, कुछ इस तरीके से जा रहा हो, उसमें गैप भी हो सकता है, ये लॉस भी काफ़ी हाई जा रहा हो। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मॉडल अब हमारा ओवरफिट मार गया है। तो अब हाउ टू डिटेक्ट इट? अगर परफॉर्मेंस आपकी ट्रेनिंग पे बहुत अच्छी है डेटा पे, लेकिन आपकी वेल पे, टेस्ट पे पुअर है, ओवरफिटिंग हो गई है। हो सकता है कि आपकी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, ट्रेनिंग के डेटा पे तो आपने कहा कि मेरी एक्यूरेसी जो है वो पहुंच रही है 95%, लेकिन जब हमने वेल पे देखा तो वेल पे रह गई वो 83%, और जब आपने टेस्ट डेटा पे देखा तो टेस्ट डेटा पे घट के रह गई 65%। ह्यूज ओवरफिटिंग हो गई है डेटा की। रेमेडी क्या है? या तो आपका डेटा कम है और मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब है आप थोड़ा सा ट्रेनिंग का डेटा बढ़ाइए ताकि वो ज़्यादा डाइवर्सिटी देख सके और उसे ठीक से लर्न कर सके। या आप सिंपलर मॉडल को यूज़ करिए। सो मे बी इट्स अ मॉडल इज़ टू कॉम्प्लेक्स एंड यू नीड टू यूज़ अ सिंपलर मॉडल। तो उसका भी तरीका होता है। अगर न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है तो आप हो सकता है नंबर ऑफ़ लेयर्स घटा दें या नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स इन द लेयर्स घटा दें, ताकि उसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स कम हो जाएं जो उसे सीखने हैं, तो मॉडल अपने आप सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अगर फीचर्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, देन रिड्यूस द नंबर ऑफ़ फीचर्स, थोड़े से कम फीचर्स यूज़ कीजिए। तो उसका भी तरीका है कि हो सकता है कि आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर इंडिविजुअल फीचर को देखिए और उस पर एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन कर लीजिए। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या हो सकता है कि F1 पे आपने एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट किया और बाइनरी क्लासिफिकेशन था, तो हम कई बार ये कहते हैं कि हम इसमें कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट किस चीज़ का रन करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये फीचर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है अक्रॉस द टू क्लासेस। तो उसका तरीका क्या है? आप टी टेस्ट कर सकते हैं, अनपेयर्ड टी टेस्ट कर सकते हैं, या आप विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट कर सकते हैं, साइंड रैंक टेस्ट कर सकते हैं, राइट? या अगर आपके कंटिन्यूस फीचर्स हैं, तो जैसे एज है, एज का 43 हो सकता है, 45 हो सकता है, 65 हो सकता है, नंबर्स हैं जो कि कंटिन्यूस हो सकते हैं। तो इस तरह के विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट आपका चेक कर देगा कि मीडियन अक्रॉस द टू ग्रुप्स जो कि क्लास 1 है और क्लास 2 में, मीडियन क्या उन दोनों का स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। तो एक रफ इंडिकेशन आ जाएगा कि दोनों क्लासेस थोड़ी सी डिफरेंट हैं इस फीचर के मामले में। इसी तरह टी टेस्ट मीन के अक्रॉस देखता है। अगर आपका कंटिन्यूस फीचर नहीं है और आपका ये एक डिस्क्रीट टाइप फीचर है जो कि जैसे 10 का फीचर है, तो उसमें आप काई स्क्वायर टेस्ट रन कर सकते हैं, राइट? काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट होता है जो कि आप जिससे, या फिशर्स टेस्ट रन कर सकते हैं। तो इस तरह के आप टेस्ट रन कर सकते हैं फॉर बाइनरी फीचर।
तो इस तरह के आप टेस्ट रन करके देख सकते हैं। तो अगर आपके पास सपोज करिए कि आपके पास 20 फीचर्स थे, तो हो सकता है आप इस तरह के फीचर्स पे टेस्ट रन कीजिए और देखिए कि कौन सा फीचर है जो दोनों क्लासेस में थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। जो डिफरेंट है आप उनको रख लीजिए और बाकी को डिस्कार्ड कर दीजिए। दिस कुड बी वन वे ऑफ कीपिंग द फीचर्स। और हो सकता है आपकी डोमेन नॉलेज बताती है। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपली हिस्टोग्राम ही प्लॉट कर लीजिए दोनों फीचर्स का और देख लीजिए कि दोनों डिस्टिंक्टली डिफरेंट हैं या नहीं है अक्रॉस द टू क्लासेस। बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं। तो आप विजुअलाइजेशन के तरीके से भी देख सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन लगा भी सकते हैं, लेकिन आप अपने डेटा को अच्छे से समझिए, ये समझिए कौन से फीचर्स उसमें इम्पॉर्टेंट हैं और फिर उन्हीं को इस्तेमाल कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टेंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेटा। हो सकता है डेटा बहुत नॉइजी था, इसके कारण भी वो ओवरफिट मार रहा है और थोड़ा सा रैंडमली कुछ क्रैम अप कर रहा है। वो फीचर तो रेलिवेंट निकाल नहीं पा रहा, बस डेटा को याद करे दे रहा है। तो आप नॉइजी डेटा को थोड़ा सा नॉइज़ भी कम करें, कुछ डी नॉइजिंग करें या उसमें कुछ नॉइजी सैम्पल्स हैं उनको हटाएं, तो आप अपने डेटा को क्यूरेट करें। एक और तरीका होता है कि हम अब रेगुलराइजेशन ऐड कर दें। तो L2 रेगुलराइजेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। रेगुलराइजेशन का थोड़ा सा हम अमाउंट बढ़ाएंगे तो वो अपने आप डेटा की ओवरफिटिंग को रोक देगा, क्योंकि वो डेटा पे रिलायंस वो थोड़ी सी अपनी कम करेगा और अब आपकी पैरामीटर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आपको याद होगा हमने लीनियर रिग्रेशन करते समय हमने कहा था कि हम प्लस लेमडा करके एक रेगुलराइजेशन टर्म भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमारा रेगुलराइजेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया या लेमडा बढ़ गया तो रेगुलराइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि वो थीटा ट्रांसपोज थीटा उस टर्म को भी देख रहा है और बाकी का जो आपका टोटल मीन स्क्वेयर्ड लॉस है उसको थोड़ा कम देख रहा है जो डेटा पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आप उसकी डेटा पे रिलायंस थोड़ी सी रिड्यूस करिए ताकि वो थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ सके। हम बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क में हम ड्रॉप आउट लेयर भी ऐड करते हैं जो कि हम अभी आगे देखेंगे, या हम न्यूरल नेटवर्क में अर्ली स्टॉपिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अंडर फिटिंग में। अंडर फिटिंग का क्या मतलब है कि अगर मैंने सपोज करिए न्यूरल नेटवर्क का ही मॉडल था और ये मेरा लॉस वर्सेस इपॉक था, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी। अंडर फिटिंग का मतलब है कि मेरा ट्रेन और वैल दोनों पे ही लॉस मेरा हाई है। ट्रेन और वैल डेटा दोनों पे ही लॉस जो है, लॉस इज हाई लॉस। ये तो हुआ क्लासिफिकेशन का। अगर लीनियर रिग्रेशन है तो फिर दोबारा देखिए, हमारा एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ कर्व तो ये ऑरेंज कलर का है, हमारे डेटा पॉइंट्स ब्लू कलर के हैं जो ब्लू डॉट्स हैं, और हमने जो ट्रेन किया मॉडल वो ये ब्लू लाइन से है, ये ट्रेंड मॉडल है। तो हम देख सकते हैं कि ट्रेंड मॉडल में तो हमारा जो एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ है उससे भी कम फ्लक्चुएशन है। इसका मतलब है कि वो उससे भी लेस कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब हमारा मॉडल ज़्यादा ही सिंपल हो गया है और शायद डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल डिज़ायर कर रहा था, चाह रहा था। तो अब हम कहेंगे कि मॉडल इज़ टू सिंपल मे बी टू कैप्चर द डेटा। तो अब क्या कर सकते हैं हम मॉडल की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। अगर न्यूरल नेटवर्क है तो थोड़ी सी लेयर्स बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी उसमें न्यूरॉन्स बढ़ा दीजिए, या अगर आप ड्रॉप आउट यूज़ कर रहे थे तो उसको रिड्यूस कर दीजिए, अगर आप रेगुलराइजेशन यूज़ कर रहे थे तो उसको हटा दीजिए या रिड्यूस कर दीजिए। और हो सकता है कि आपके डेटा की ही क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है तो डेटा की क्वालिटी बढ़ाइए। तो हम इस केस में कहते हैं कि मॉडल में ज़्यादा बायस है। तो ये जो हायर लॉस है इसको हम कहते हैं कि मॉडल इज़ डिस्प्लेइंग हायर बायस, और अब मॉडल ज़्यादा सिंपल हो गया है एज़ कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा, और मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अब अंडर फिटिंग को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि मॉडल परफॉर्मेंस इज पुअर ऑन बोथ ट्रेनिंग, वैल, टेस्ट, जिस पे भी देखेंगे मॉडल की परफॉर्मेंस हर एक पर ही पुअर है। रेमेडी क्या होगी कि कॉम्प्लेक्स मॉडल बना लेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। फीचर्स हम थोड़े से बढ़ा देंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स अगर पॉसिबल है तो, या हम एंसेम्बलिंग टाइप की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा था कि अगर हम
5 फोल्ड या K फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं, तो एक तरीका ये है कि मैं सारे बना के और उसके बाद हम एक मेजॉरिटी वोट क्लासिफायर बना लें। तो मेजॉरिटी वोट क्लासिफायर बनाने का मतलब ये है कि हम ढेर सारे मॉडल्स की एनसेम्बलिंग कर रहे हैं और उससे एनसेम्बलिंग करके एक डिसीजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हर मॉडल थोड़ा सिंपल था, हर मॉडल ने कुछ कुछ चीज़ देखी थी, लेकिन जब हमने एनसेम्बलिंग करी तो उसके बाद अब वो सीख पा रहा है और ठीक से शायद बता पाए। तो आप ये भी कर सकते हैं। या हम डेटा की क्वालिटी, तो हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने खुद बनाया है तो डेटा की क्वालिटी अच्छी बनाएं, और अगर किसी और का भी डेटा या रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, वापस जाइए अपने डेटा में, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ नॉइजी डेटा है। डेटा की क्वालिटी हैज़ टू बी रियली गुड फॉर योर वर्क। और आप क्या कर सकते हैं कि हो सकता है आपका मॉडल ही ठीक ना हो, या जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वही अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर आप थोड़ी सी डिफरेंट एल्गोरिथम भी ट्राई कीजिए विच इज़ बेटर सूटेड फॉर योर डेटा। अब तीसरा क्या है, ऑप्टिमल फिट, मतलब कि ना ओवर फिट मारा ना अंडर फिट मारा और आपको तसल्ली हुई कि हमारा ऑप्टिमल फिट हुआ। तो क्या है, अब हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छी है ही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि मॉडल इज़ एबल टू जनरलाइज वेल, इन द सेंस कि अब अगर नया डेटा आया तो उस नए डेटा पे भी मॉडल अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब वो ऑप्टिमल फिट टाइप है तो इसका मतलब है कि अब उसका जो हमारा फिटिंग है वो हमारी ग्राउंड ट्रूथ की तरफ टेंड कर रही है। तो ये हमने लीनियर रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखे और साथ में हमने क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा कि अंडर फिट, ओवर फिट और ऑप्टिमल फिट क्या है। तो अब ये देखते हैं कि दोबारा देखते हैं, ये है आपका पहला कॉलम है अंडर फिट, दूसरा है ऑप्टिमल फिट और तीसरा है ओवर फिटिंग। अगर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो हम देख पा रहे हैं ये वाली अगर डिसीजन बाउंड्री है तो यहाँ पर अब हमारा ये अंडर फिटिंग है, क्योंकि डिसीजन बाउंड्री बहुत सिंपल हो गई और वो लर्न नहीं कर पाई। ऑप्टिमल फिट क्या है, वो कुछ इस तरीके से बना, और ओवर फिटिंग है कि उसने एक भी सैंपल को बाहर नहीं छोड़ा। रिग्रेशन की प्रॉब्लम में देखें तो पहला हमारा ये है हमारा अंडर फिटिंग, दूसरा है हमारा ऑप्टिमल फिट और तीसरा हम देख पा रहे हैं कि कर्व कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, ये है हमारी ओवर फिटिंग। न्यूरल नेटवर्क में भी अगर हमारा अंडर फिटिंग है तो दोनों पे ही लॉस हमारा हाई है। देखिए ये दिस लॉस इज़ हाई, तो ब्लू हमने कहा कि ये हमारा ट्रेन का कर्व है, ट्रेन डेटा पे कर्व है, और ये हमारा वेल डेटा का कर्व है। तो दोनों पर ही लॉस हमारा जो है वो हाई है। अगर ऑप्टिमल फिट है तो दोनों पे कम हो गया, और अगर ओवर फिटिंग है तो हमारे वेल पे तो बहुत हाई लॉस है लेकिन हमारे ट्रेन पे बहुत ही कम लॉस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें हम किसे कहते हैं। तो जिस समय हम न्यूरल नेटवर्क का पर्टिकुलरली जब मॉडल बनाते हैं तो हमें ट्रेन वेल के लॉस वर्सेस इपॉक प्लॉट करके देखने चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारा कुछ मॉडल ट्रेन भी हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि ट्रेनिंग पे डेटा बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ गई और हम कहते हैं बस हो गया, वेल पे शायद कुछ चल रहा है नहीं चल रहा, वी डोंट बॉदर। वो नहीं करना है, हमें ध्यान से देखना है कि इनके बीच में कुछ गैप तो नहीं है। कई बार हम अगर न्यूरल नेटवर्क की प्रॉब्लम काम कर रहे हैं तो हम अर्ली स्टॉपिंग भी करते हैं, तो वो ओवर फिटिंग के केस में करते हैं। तो सपोज़ करिए कि हमारा ट्रेन का तो कर्व ऐसा जा रहा था, ये चला गया, लेकिन जब हमने वेल किया तो वेल पे हमारा कुछ कर्व जो है वेल पे हमारा कर्व जो है चला, एक सेकेंड मैं उसका कलर लेना चाह रही हूँ। वेल पे कर्व चला, यहाँ तक तो ट्रैक कर रहा था, फिर अचानक डाइवर्ज कर गया। तो हम कहेंगे यहाँ तक तो ठीक आ रहा था, तो इसको हम इस पॉइंट को कहेंगे अर्ली स्टॉपिंग। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मॉडल को, ये इपॉक है और ये हमारा लॉस है, ये वेल का कर्व है, तो
हम क्या करेंगे कि हम अर्ली स्टॉप कर देंगे, यहाँ पर स्टॉप करके यहाँ पर जो नेटवर्क की स्टेट है, स्टोर नेटवर्क स्टेट, और इस स्टेट को हम लोड करेंगे वापस और कहेंगे कि ये हमारा नेटवर्क ट्रेंड यहाँ पर है। तो हो सकता है इसके बाद फिर आप कुछ हाइपर पैरामीटर दोबारा ट्यून करने लगे। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, इसको कहते हैं हम, यहाँ ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, जहाँ दो कर्व जो हैं ट्रेन और वैल के डाइवर्ज करने लगे। तो जब वो, तो क्या है, न्यूरल नेटवर्क आप ट्रेन करते हैं तो आप उसमें चेक पॉइंट्स भी डाल सकते हैं कि आप कहते हैं कि मैं हर 50 इपॉक्स के बाद मैंने नेटवर्क की स्टेट को स्टोर कर लेना है, या 20 इपॉक्स के बाद स्टोर कर लेना है। तो जो डाइवर्जन है, पॉइंट ऑफ डाइवर्जन, तो जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाएंगे तभी देख पाएंगे कि पॉइंट ऑफ डाइवर्जन आ गया है और ये एक्चुअली लॉस बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर आप उससे इमीडिएटली पहले जो चेक पॉइंट था आपका, जहाँ पर वो डाइवर्ज नहीं हुआ था, आप उस पॉइंट से आप नेटवर्क की स्टेट को स्टोर कर लीजिए, और आप चाहें तो दोबारा उसकी ट्यूनिंग शुरू कर सकते हैं। दोबारा आप कहेंगे कि अब मैं लर्निंग रेट दोबारा चेंज कर दूंगा, और मैं यहाँ से रिज्यूम करके और फिर दोबारा उसकी ट्रेनिंग लगा देंगे, अनटिल एंड अनलेस कि वो हमारा ट्रेन ना हो जाए। तो ये न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग करते समय तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप उसको बड़ी पीसफुली और बड़ा पेशेंस के साथ उसको ट्रेन करना चाहिए, देखते हुए कि लॉस वर्सेस इपॉक आपके कैसे चल रहे हैं और कैसे आपको डिफरेंट हाइपर पैरामीटर चेंज करने चाहिए। तो ये जो बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ है, ये हमने पहले भी देखा था। तो अगर हम इसको देखें, ब्लू कर्व हमारा बायस बता रहा है और हमारा ऑरेंज कलर हमारा वेरिएंस बता रहा है। तो जैसे जैसे मॉडल ओवरफिट मारता है तो हमने देखा है कि उसमें फ्लक्चुएशन बढ़ जाती हैं, तो वो वेरिएंस उसकी जो टेस्ट पे या वैल पे जो इन्फ्रेंस आती है उसकी वेरिएंस बढ़ जाएगी। और अगर हम उसकी बायस को देखें तो बायस हमारी कम चली हो जाती है जैसे ही हम ओवरफिटेड रेंज में जाते हैं। अंडर फिटिंग जोन में हम क्या पाते हैं, अंडर फिटिंग जोन में वेरिएंस तो कम है, फ्लक्चुएशन तो कम है, क्योंकि दोनों पे ही वो मॉडल ट्रेन पे भी और वैल पे भी फिट तो ज़्यादा कर नहीं रहा है, परफॉर्मेंस उसकी पुअर ही है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेचुरेट सा हो गया है। तो अंडर फिटिंग जोन में आपकी बायस ज़्यादा होती है, आपकी वेरिएंस कम होती है। इन जनरल हमारी टोटल एरर क्या है, हम टोटल एरर को लिखते हैं दैट इज़ इक्वल टू बायस का स्क्वायर, इसलिए बायस का स्क्वायर का ही प्लॉट यहाँ पर दिखाया गया है, प्लस वेरिएंस जो आपकी जा रही है, प्लस सम इररिड्यूसिबल नॉइस। तो कुछ इररिड्यूसिबल एरर भी है, इन तीनों से मिलके हमारा टोटल एरर बनती है। तो ये इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ऑप्टिमल मॉडल पे जा रहे हैं। इसमें अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो यहाँ पर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है, तो जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाता है हमारी ओवरफिटिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मॉडल सिंपलर होता है हमारी अंडरफिटिंग बढ़ती है। लेकिन हमें कहीं बीच में कहीं आना है जहाँ पर हम मिनिमम एरर अचीव कर सकें और मॉडल को अच्छे से ट्रेन कर सकें। अब जो कि हमने कहा था कि अगर ओवरफिटिंग है तो हम रेगुलराइजेशन बढ़ा देंगे, अगर अंडरफिटिंग है तो हम रेगुलराइजेशन घटा देंगे। तो ये जो टेक्निक है रेगुलराइजेशन, ये हमारी ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग दोनों को ही कंट्रोल करने में मदद करती है। लेकिन अगर आपका मॉडल में अंडरफिटिंग हो रही है और आपने रेगुलराइजेशन टर्म यूज़ ही नहीं किया था, तो आप रेगुलराइजेशन के टर्म को यूज़ करके कुछ अंडरफिटिंग को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब रेगुलराइजेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। एक है, हम कहते हैं कि हम L1 रेगुलराइजेशन यूज़ करें। तो सपोज़ करिए कि दोबारा आपकी लीनियर रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम है, तो आपका मीन स्क्वायर एरर लॉस तो ये था। अगर अब हमने यहाँ पर L1 रेगुलराइजेशन यूज़ किया तो हम कहेंगे प्लस लेमडा टाइम्स, ये है रेगुलराइजेशन पैरामीटर जो कंट्रोल कर रहा है कि कितने रेगुलराइजेशन हाइपर पैरामीटर, क्योंकि इसको हम पहले से ही चूज़ करते हैं, ये चूज़ कर रहा है, ये बता रहा है कि कितनी वेटेज के साथ, कितनी वेटेज मुझे टोटल लॉस में, क्योंकि ये मेरा टोटल लॉस है, कितनी वेटेज मुझे सेकेंड टर्म को देनी है और कितनी वेटेज उसके फर्स्ट टर्म के रेफरेंस में देनी है। ठीक है, और ये L1 नॉर्म है। तो L1 नॉर्म का मतलब क्या हुआ कि सपोज़ करिए आपका थीटा वेक्टर था, उसमें θ1, θ2, θ3 तीन पैरामीटर थे। तो L1 नॉर्म का मतलब क्या हुआ, जब हम कहते हैं थीटा L1 नॉर्म, इसका मतलब है कि हम कर रहे हैं
मॉड ऑफ सम ऑफ ऑल दीज थीटा, तो ये है थीटा आई इज इक्वल टू 1 2 3, ये है हमारा L1 नॉर्म। तो इस तरीके से ये कंप्यूट होता है। तो हम L1 नॉर्म भी डाल सकते हैं। L1 नॉर्म को हम शॉर्ट में कहते हैं लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर, इसको लासो भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, तो आप यहाँ पर इसको रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि जो पैरामीटर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो एक तरीके से आप उसको छोटा करना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हर एक थीटा की आप छोटी करना चाह रहे हैं जब उसके ऊपर ये वाला रेगुलराइजेशन डालते हैं। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि ये सिलेक्शन में भी काम करता है। ये कुछ ही पैरामीटर्स जो नॉन ज़ीरो रह जाएंगे उन्हीं को चूज़ करने देगा जिनकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है या जो रह गए हैं नॉन ज़ीरो, बाकी मेजॉरिटी को पुश करेगा कि वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से L1 या लासो रेगुलराइजेशन काम करता है। दूसरा होता है हमारा L2 या रिज रेगुलराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, हम थीटा 2 डालते हैं, नॉर्म 2 डालते हैं। अब नॉर्म 2 सेम का कैसे हुआ, तो जब हम कह रहे हैं कि ये नॉर्म 2 है और उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब अब ये है I इज इक्वल टू 1 2 3 मॉड ऑफ थीटा आई स्क्वायर। तो अब ये बन गया थीटा आई स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, थीटा ट्रांसपोज थीटा, जो कि कुछ नहीं है, थीटा का इनर प्रोडक्ट थीटा के साथ है। ठीक है, तो हम L2 रेगुलराइजेशन को भी कर सकते हैं। तो अब दोबारा अगर लैम्डा हमारा ज़्यादा होगा तो वो इस पे फोकस करेगा, सेकेंड टर्म को फोकस करेगा और फर्स्ट टर्म पे वेटेज कम डाल देगा। अगर लैम्डा छोटा होगा, सपोज करिए लैम्डा सिर्फ 0.05 है, तो उस केस में सारा फोकस पहली टर्म पे होगा और पहली टर्म में डेटा है, तो इसका मतलब सारा फोकस डेटा पे होगा। लेकिन जैसे जैसे आप लैम्डा को बढ़ाते जाएंगे तो सेकेंड टर्म का एम्फेसिस बढ़ता चला जाएगा लॉस में। तो जब उसे लॉस घटाना होगा तो वो इस टर्म को भी ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगेगा। इसका मतलब है वो डेटा पे रिलायंस अपनी घटाने लगेगा। इसीलिए जब हमें ओवरफिटिंग रोकनी होती है तो हम ये कह रहे हैं कि अपने डेटा पे रिलायंस थोड़ी घटाओ, और इसके लिए हम उस रेगुलराइजेशन को बढ़ाने लगते हैं और फिर वो जो थीटा पैरामीटर्स को वो थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करने लगता है। और ये लैम्डा जो पैरामीटर है ये सॉर्ट ऑफ लर्न नहीं होता जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, इसीलिए हम इसे हाइपर पैरामीटर कहते हैं। हाइपर पैरामीटर्स, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, वो होते हैं जो आप चूज़ करते हैं, पैरामीटर्स वो होते हैं जो आप लर्न करते हैं। तो लैम्डा जो है आपका हाइपर पैरामीटर है। रेगुलराइजेशन की लिमिटेशंस क्या है, इट इंक्रीजेस बायस। अगर आपने रेगुलराइजेशन बहुत ज़्यादा डाल दिया तो डेटा पे तो रिलायंस बहुत ही कम हो गई, या वो डेटा से कुछ सीख ही नहीं रहा है, तो आपका क्या होगा, बायस बढ़ जाएगी। कैन मेक अ मॉडल मोर बायस्ड, विच मीन्स दैट इट मे नॉट बी एबल टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि अब वो ट्रेनिंग डेटा पे रिलायंस घटाते चले गए। आपने इतनी रेगुलराइजेशन बढ़ा दी कि उसके लिए डेटा से लर्न करना ही मुश्किल हो गया। ऑप्टिमल रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ अच्छी है, बट इफ़ द रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ इज़ टू वीक तो मॉडल अब भी ओवरफिट मारेगा। अगर बहुत स्ट्रांग हो गई तो मॉडल बायस हो जाएगा। तो हमें राइट बैलेंस देखना है, जहाँ पर ना तो जब आप ट्रेन करके चुकें तो आप ये कह सकें ना तो ट्रेंड मॉडल की बायस ज़्यादा है और ना ट्रेंड मॉडल की वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। सो वी कैन सी दैट इट कैन हेल्प यू ब्रिंग इट टू दी ऑप्टिमल फिट। कंप्यूटेशनल ओवरहेड तो ऐड ही करता है, क्योंकि आपने एक एडिशनल टर्म डाली है और उसको भी आप उसको भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटेशनल टास्क तो बढ़ गया थोड़ा सा। और थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं आप, इन द सेंस कि अब आपके लिए मॉडल की प्रिडिक्शन, मॉडल में एक्चुअली डेटा से क्या देख रहा है, थोड़ा सा उसकी इन्फ्रेंसिंग इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम।